आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, आपके साथ में हूं शबाब। दिन भर क्या घटा देश और दुनिया में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और गोरखपुर से आपको सबसे पहले खबर बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आज एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने सरकार की पिछले 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 70 साल पर 8 साल का काम भारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूपी में विकास भी और विरासत भी एक साथ संजाई गई है, संवारी गई है। पहले माफियाओं का बोलबाला रहता था, हमने माफिया को खत्म किया है। आज यूपी में कानून का राज है। ये बड़ी खबर है गोरखपुर से आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज एक दिवसीय गोरखपुर का दौरा था, जहां पर सरकार के 8 साल पूरे होने पर उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ ही साथ विपक्ष पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया। गोरखपुर का रुख करते हैं। सुशील हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ कार्यक्रम था गोरखपुर में मुख्यमंत्री का और किस तरीके से उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही विपक्ष पर भी तीखे प्रहार किए? देखिए, बिल्कुल स्वभाव आपने ठीक कहा। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर में ताबड़तोड़ 3 से 4 कार्यक्रम थे और ऐसे में सबसे पहले 8 साल बेमिसाल सरकार के इस कार्यक्रम को लेकर दिग्विजयनाथ में वो पहुंचे थे, जहां पर 3 दिनों की प्रदर्शनी का भी उन्होंने उद्घाटन किया कि सरकार ने इन 8 सालों में क्या कुछ योजनाएं लाई हैं और उन योजनाओं के तहत किस तरीके से आम लोगों को, आम जनता को जो है लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल उस लाभ के बारे में, योजनाओं के बारे में बताया, बल्कि कोविड काल का भी जिक्र किया और जिस तरीके से योजनाओं के तहत जो है आम लोगों तक जो है योजनाओं का लाभ मिला है उसको भी बताया। इसके साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा कि 2017 से पहले का गोरखपुर कैसा था, 2017 के बाद का गोरखपुर कैसा है, 2017 से पहले राम अस्पताल में क्या होता था या और किस तरीके से जो है छेड़खानी होती थी, और इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया। और इसके साथ ही उन्होंने जो है कहा कि नसीहत भी दिया कि आज के समय का ऐसा है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिससे यातायात की मॉनिटरिंग भी हो रही है, और साथ ही अगर किसी व्यापारी और किसी बेटी को कोई सौदे छेड़ने का अगर काम करते हैं तो वही सीसीटीवी कैमरा उनको यमराज के घर तक ले जाने का भी काम करेगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में नसीहत भी दी है और विपक्ष पे कटाक्ष भी किया है कि 2017 से पहले की परिदृश्य क्या थी, 2017 से पहले का गोरखपुर या उत्तर प्रदेश क्या था, और 2017 के बाद गोरखपुर उत्तर प्रदेश कितना बदला है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री यहाँ पर बोलते हुए नजर आए। जी सवाल। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर संभल से आपको बताएंगे, जहां पर सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर नोटिस लेकर आज पुलिस पहुंची थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद पर जो आरोप है, उन मामले में जियाउर रहमान बर्क के घर पर नोटिस देने पुलिस पहुंची थी। संभल हिंसा में पूछताछ के लिए नोटिस देने पुलिस उनके घर पहुंची, लेकिन चूंकि दिल्ली में सत्र चल रहा है लोकसभा का, लिहाजा तो फिरोज हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। संभल से रुख करेंगे संभल का। फिरोज, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में, डिटेल से बताएं। देखिए सवाब, आपको बता दूं जिस तरीके से संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से कल पीडब्ल्यूडी की टीम और नगर निगम की टीम पहुंची थी उनके मकान की नापतोल करने को लेकर, और आज हिंसा वाले मामले में बयान दर्ज कराने के लिए उनको 41 का नोटिस तामील कराने के लिए नकासा थाना पुलिस फोर्स के साथ सांसद के मकान पर पहुंची। लेकिन सांसद और सांसद का परिवार दिल्ली में बताया जा रहा है। वहां पर जिस तरीके से उनका नोटिस तामील होना था, लेकिन हो नहीं पाया। फिरोज, क्या कुछ ये पूरा मामला है, हमारे दर्शकों को जरा डिटेल में बताइए। क्या कुछ वजह थी जिसको लेकर के पुलिस इस नोटिस को लेकर जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची थी? चूंकि सत्र चल रहा है लोकसभा में, जियाउर रहमान बर्क दिल्ली हैं, इसलिए शायद वो नहीं मिले होंगे घर पर। वजह क्या थी, नोटिस में क्या था? देखिए आपको बता दूं, जो 41 का नोटिस है, जो संभल के अंदर 24 नवंबर को हिंसा होती है, उसमें इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है कि इन्होंने जनता को भड़काया था, और 41 का नोटिस तामील कराने के लिए आज पुलिस उनके आवास पर पहुंची थी, जिससे कि उनके बयान इस मामले में दर्ज हुए।
पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है संबल हिंसा मामले में। इस तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। लेकिन फिलहाल उनका ना ही तो परिवार वहाँ है और ना ही वो वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो दिल्ली बताए जा रहे हैं। अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने की बात। ठीक है फिरोज, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए खबर पर, आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर लखनऊ का रुख करेंगे, जहां पर एक महिला की सरेरा गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। महिला की सरेआम हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, उसकी तलाश जारी है। मुख्य आरोपी पुनीत के पास से हथियार भी बरामद हुआ है। हॉस्टल में मारपीट का विरोध महिला ने किया था, पुलिस को बुलाने की धमकी दी थी और इसी बात से नाराज आरोपियों ने सरेआम महिला की गोली मार दी थी महिला को और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। लखनऊ के सैरपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। लखनऊ में सैरपुर थाना इलाके में महिला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में महिला को हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से पुलिस के लिए भी बड़ा ये विषय था कि इस घटना पर जल्द से जल्द पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करती, क्योंकि राजधानी लखनऊ की ये घटना थी। पुलिस ने भी तेजी के साथ काम करते हुए इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है और मुख्य आरोपी जो था पुनीत, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि हॉस्टल में मारपीट हुई थी और मारपीट के बाद महिला को गोली मारी। और लखनऊ के बाद रुख करेंगे अलीगढ़ का, जहां पर एक जूस वाले को 7 करोड़ का आईटी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। आईटी विभाग की तरफ से 7 करोड़ 89 लाख रुपए का ये नोटिस भेजा गया है। कचहरी में जूस की दुकान लगाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले रईस को ये नोटिस भेजा गया है। 3 दिन पहले इनकम टैक्स विभाग की तरफ से डाक के जरिए ये नोटिस भेजा गया है। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है जूस बेचने वाला। नोटिस बेचने के बाद मिलने के बाद से परिवार में हड़कंप मचा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 4 दिन में इनकम टैक्स विभाग को नोटिस का जवाब देना। प्रमोद हमारे सहयोगी पूरी खबर बता रहे। प्रमोद, क्या जानकारी है? बिल्कुल सवाब, देखिए अलीगढ़ की दीवानी कचहरी में एक रईस नाम का शख्स है जो जूस की दुकान चलाता है और इसकी दुकान देखकर आप बखूबी ये अंदाजा लगा लेंगे कि बेहद छोटी सी दुकान है। उस दुकान पर ग्राहकों की संख्या भी काफी कम रहती है और ऐसे में इसके परिवार में कई सारे सदस्य हैं, छोटा सा घर है। इस रईस नाम के शख्स को इनकम टैक्स द्वारा एक नोटिस दिया गया है और ये नोटिस 2 दिन पहले दिया गया है, जिसमें 7 करोड़ 79 लाख रुपए इसे इनकम टैक्स का जमा करना है। आगे जैसे ही नोटिस मिला है, नोटिस के बाद पूरे परिवार में खलबली मच गई है। 2 दिन से परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो खाना नहीं खा रहे। उधर रो रो कर बुजुर्ग महिलाओं का भी बुरा हाल है। महिलाओं का कहना है कि हालांकि देखिए सबसे खास बात, रईस के अकाउंट में महज 300 रुपये आया है। जिस व्यक्ति के अकाउंट में 300 रुपया हो और उसे 7 करोड़ 79 लाख रुपए का नोटिस दे दिया जाएगा तो वो निश्चित तौर पर परेशान होगा। ऐसे में देखिए ये वाकायदा रईस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गए थे, वहां जाकर इन्होंने जानने का प्रयास किया तो इनकम टैक्स के अफसरों ने नोटू कहा है कि इस नोटिस का जवाब आपको 4 दिन के अंदर देना है। जवाब न देने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में देखिए रईस बेहद परेशान है। रईस के घर में सभी लोग परेशान हैं और देखिए वाकायदा रईस अब इस मामले को लेकर दोबारा से अपने एडवोकेट के साथ इनकम टैक्स जाएगा। इनकम टैक्स से अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर ये जो न्यायालय की शरण में जाएगा। तो निश्चित तौर पर देखिए आप बखूबी अंदाजा लगा लीजिए कि कोई व्यक्ति डेली खाना और डेली कमाने वाला हो और ऐसे व्यक्ति को लगभग 8 करोड़ रुपए का नोटिस दे दिया जाए तो चिंता स्वाभाविक है। जी शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए प्रमोद। आप नजर बना रखिए, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से गलती से ये नोटिस चला गया। ये वजह क्या है इसके पीछे, इस पर डिटेल में जरा हमारे दर्शकों को रिपोर्ट जरूर भेजिएगा। बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर औरैया से आपको बताएंगे, जहां पर
एक कारोबारी की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये बड़ी खबर है औरैया से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कारोबारी दिलीप की हत्या के मामले में हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में सुपारी किलर और दिलीप नजर आ रहे हैं। दिलीप को बाइक से ले जाते हुए किलर नजर ही आ रहा है और कुछ ही दूर पर दिलीप को गोली मारी गई थी। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सीसीटीवी सामने आने के बाद से औरैया में हड़कंप है। मामले के जल्द खुलासे का संदीप पूरी खबर बता रहे हैं। संदीप, क्या मामला है ये और पुलिस कितने पांव चल पाई है अब तक इस मामले में? पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उसकी पत्नी को और एक प्रेमी को और वहीं एक जो शूटर था उसको। क्या मामला था दिलीप ये पूरा? जी मैं बताना चाहूँगा, ये पूरा मामला था 15 दिन पहले एक लड़की की शादी होती है और शादी के बाद वो 15 दिन उसके बाद वो मायके आ जाती है। वहीं पे उसका प्रेमी रहता था। प्रेमी से जैसा लोगों का कहना है कि उसके घर वालों ने उसकी ज़बरदस्ती शादी की, लेकिन अब जब उनके घर वालों से बात की गई तो घर वाले कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती शादी नहीं हुई, इन लोगों का पहले से ही प्रेम चल रहा था। वहीं लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो गांव का अनुराग वो भी प्रेमी था। ये बात बहुत सोचने वाली है कि एक ही लड़की के 2 प्रेमी थे, उसके बाद ये एक घटना कैसे कारित हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिए खबर पर, जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे। नोएडा से अगली खबर आपको बताएंगे। शराब की दुकानों पर भारी भीड़ है। वजह यह है कि 31 मार्च को शराब की दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल होंगे, यानी कि आपका कंटिन्यू होगा या नहीं होगा ये तय किया जाएगा। ऐसे बीच में जो शराब की दुकानों पर शराब है उसकी खपत को पूरा करने के लिए एक के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही है और इसको देखते हुए शराब की दुकानों पर भारी भीड़, लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। लोग एक एक गत्ते पेटियां खरीदे ले रहे हैं पूरी। तो ये बड़ी खबर है। 31 मार्च को एक्साइज विभाग का जो एनुअल लाइसेंस होता है दुकानों का वो खत्म हो रहा है, तो दुकानदार उसके बाद शराब बेच नहीं पाएंगे। अगर लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ तो फिर शराब रखी रह जाएगी। लिहाजा उन्होंने ये एक आइडिया निकाल लिया कि एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री दे रहे हैं। नतीजा ये है, शराब के शौकीन, जो शराब पीने वाले शौकीन लोग हैं, वो दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए हैं। लोग एक एक 2-2 बोतल नहीं बल्कि एक एक 2-2 पेटी खरीद रहे हैं। महेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए। महेंद्र, बिल्कुल लूट मची होगी फिर इस समय तो नोएडा में? बिल्कुल, देखिए अगर इस वक्त की बात करें तो दोपहर से ही तकरीबन 12 बजे के आसपास ये सबको पता लगा कि जो नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट है वहाँ जो शराब की दुकान है वहाँ एक बोतल के साथ जो दूसरी बोतल है वो मुफ्त दी जा रही है। ऐसे में जब ये संदेश सबको पता चला तो एकाएक वहाँ काफी लंबी कतार लग गई, जहाँ तकरीबन 250 से लेकर 300 लोग एक साथ इकट्ठे हो गए और सबके हाथ में शराब की जो पेटियां हैं वो देखने को मिली है। तस्वीर देख के हमें कोविड काल की याद आ गई, जब कोरोना के एक दिन पहले जब लॉकडाउन लगने वाला था तो अचानक ऐसे ही ठेकों पे लंबी लंबी कतार लगी थी और इस तरह की जो तस्वीर एक बार फिर से नोएडा के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली, जहां देखा गया कि एक शराब की बोतल के साथ शराब की बोतल बिल्कुल मुफ्त है, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो। बताया जा रहा है कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये नोटिस भेजा गया था कि जितने भी ठेके हैं उन सबकी जो लाइसेंस है वो 31 मार्च तक एक्सपायर हो जाएगी। तो ऐसे में जो पुराना स्टॉक है उसको क्लियर करना होगा, क्योंकि इन लोगों के जो लाइसेंस है वो अब निरस्त होंगे। जो नया वेंडर होगा उनको लाइसेंस दिया जाएगा। तो जो पुराने होल्डर है ये इन्होंने क्या क्या अपना तमाम जो माल खपाने के लिए, क्योंकि अगर ये माल नहीं खपाते तो 31 तारीख के बाद जो पूरा माल है, चाहे जितना भी लाखों करोड़ों का जो शराब होगा वो एक्साइज डिपार्टमेंट अपने अंडर ले लेगा। तो ऐसे में इन्होंने एक शराब के साथ दूसरे शराब का ऑफर दिया और ऐसे में लाखों कह सकते हैं लाखों रुपए की बिक्री 1 घंटे का हो गई। अगर 31 तारीख तक की बात करें तो मुझे लग रहा है पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। मगर ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। नोएडा ही नहीं, नोएडा के अलग अलग हिस्सों में जिस शॉप का जो लाइसेंस है 31 मार्च तक निरस्त हो रहा है, यानी कि जो वैलिडिटी है समाप्त हो रही है, उस सारे शॉप पर ऐसी ही लंबी कतार लगी है। और दोपहर से ही 12 बजे के आसपास लोग वहां खड़े हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से जो बैग जिसमें हम घर का सामान लेके आते हैं या शॉपिंग करते हैं
वहां उस बैग में जो लोग हैं शराब की बोतलें अपने साथ ले जा रहे हैं और उनके चेहरे पे सबसे बड़ी बात है खुशी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था उनको एक अमृत मिल रहा है और उनके चेहरे पे खुशी नजर आ रही थी। लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। जिनको शराब की बोतल मिल रही थी वो कह रहे थे यार देखो हमें एक की बोतल के साथ 2 बोतल मिल गई और ये बहुत अच्छा मौका है। हमने देखा इस तरह जैसे नोएडा में जो शराब की बिक्री हो रही है ऐसे ही दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार एक चीज थी, तो बताइए वहाँ भी, महेंद्र, क्या वो शराब एक्सपायरी तो नहीं है? सिर्फ लाइसेंस दुकानदारों का एक्सपायर हो रहा है। शराब की एक्सपायरी डेट 31 मार्च तो नहीं है, वो तो लंबी सस्टेन होगी, वो तो लोग रख भी सकते होंगे। देखिए कोई भी शराब ना एक्सपायर नहीं है। इसमें एक रूल्स होता है, यानी कि जो ठेका होता है उसका हर साल जो लाइसेंस होता है रिन्यू होता है और जो पहला दुकानदार होता है वो दोबारा एप्लीकेशन डालता है लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए। किसी कारणवश उनका जो लाइसेंस होता है रिन्यू नहीं होता और वो किसी और के नाम वो फॉर्म निकल जाता है, तो जो पुराना वेंडर होता है वो दुकान एक तरीके से कह सकते हैं हिंदी भाषा में खाली करना, उस पर खाली करने का आदेश होता है। तो इस बीच में जो शराब होती है अगर वो खाली करता है या स्टॉक क्लियर कर ठीक देता है है महेंद्र, तो ठीक है। अदर ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बना रखिए, देखिए कोई साथी अगर छूट रहा हो तो उस तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। 31 मार्च में समय कम है, शराब खत्म हो गई तो फिर बेचारे जो शराब प्रेमी हैं वो क्या करेंगे। इन्हीं खबरों के साथ ही आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।